नमस्कार क्लास, मैं मोनू चौधरी और ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 12 का भूगोल पढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और कक्षा 12 के हमारे इस प्यारे से और सुंदर से भूगोल में भारत के लोग और अर्थव्यवस्था किताब का हम अध्ययन कर रहे हैं। भारत लोग और अर्थव्यवस्था किताब का चैप्टर 5 जो हमारा चल रहा है, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, काफ़ी लंबा हो गया क्योंकि सबसे हार्ड टॉपिक होता है, सबसे टफ टॉपिक होता है। लेकिन जो बच्चा शुरू से पढ़ता आ रहा है उसको यूँ चुटकियों में याद होने वाला, ये मैंने पहले ही बताया था, और लगभग चैप्टर कवर होने वाला है, सब समझ में आ चुका होगा। आज के इस लेक्चर में उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ेंगे कि खनिज और ऊर्जा संसाधन जो है उसमें ऊर्जा संसाधन में हम गैर परंपरागत यानी कि जिसको मानव ने बनाया है, जिससे मानव जो है ऊर्जा उत्पादित करता है, उन चीजों को पढ़ रहे हैं। और उन चीजों में सौर ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा हम पढ़ चुके थे, बची हुई ऊर्जाओं की आज हम बात करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं, जो लेक्चर नंबर हमारा 8 है। इस 8 वाले लेक्चर में हम तरंग ऊर्जा की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? तरंग ऊर्जा की बात करेंगे कि तरंग ऊर्जा क्या है। ये बहुत जरूरी होता है जानना। किसमें? गैर परंपरागत के अंदर है। सारी चीजें किस में आती है? ये जितने भी टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं ये गैर परंपरागत है। क्या है भाई? गैर परंपरागत। गैर परंपरागत। जैसे हम कोयला देख रहे थे, पेट्रोलियम गैस देख रहे थे और खनिज तेल देख रहे थे, वो परंपरागत है, खत्म हो जाते हैं, प्राचीन समय से चला रहे हैं। इनमें से अधिकतर, एक दो हो सकता है कि इनमें से जो है कुछ अपवाद आते हैं। हर जगह अपवाद आते हैं का मतलब है कि कुछ को वापस नवीकरण ये नहीं हो सकता। तो गैर परंपरागत यानी मानव का हस्तक्षेप है। इनको मानव ने अपनी बुद्धि और अपनी तर्क क्षमता के कारण इनको विकसित किया है। तो ये सब इसके अंदर आता है। पिछले लेक्चर में हमने इससे संबंधित सौर ऊर्जा को पढ़ लिया था। किसको पढ़ लिया था? सौर ऊर्जा क्या होती है, सौर ऊर्जा कैसे काम करती है, और उससे पहले हमने पढ़ा था नाभिकीय ऊर्जा। क्या पढ़ा था हमने? नाभिकीय ऊर्जा। तो ये पॉइंट हम पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं और उसी के आगे ये चीजें हमें पढ़नी होती है। तरंग ऊर्जा क्या पढ़ेंगे आज हम, उसके बाद देखेंगे हम जवारी ऊर्जा, फिर भूतापीय ऊर्जा, फिर जैव ऊर्जा और फिर पवन ऊर्जा। इसको देख के बच्चा थोड़ा घबरा सा जाता है कि यार ये सब सेम सेम से दिखते हैं, इनमें क्या फर्क है, ये कौन सी ऊर्जा है, हमने तो कभी देखी ही नहीं। कोयले का नाम हम सुनते आए हैं, तांबू का नाम सुनते आए हैं, पेट्रोल गैस का नाम सुनते आए हैं, मीथेन ब्यूटेन प्रोपेन का नाम सुनते आए हैं, कोयला खनिज पदार्थ ऊर्जा संसाधनों का नाम सुनते आए हैं। लेकिन ये जो नाभिकीय बता रहे हो, ऊर्जा सौर बता रहे हो, तरंग बता रहे हो, जवारीय बता रहे हो, तो आज हम इन्हीं की सारी की बात करने वाले हैं और एक एक आपको समझ में आने वाली है। कोई बड़ी बात नहीं है, सब 2-2 मिनट का खेल है। कितने मिनट का खेल है? 2-2 मिनट का। तो इनको पढ़ना शुरू करते हैं। लगभग 5 जो ऊर्जाएं हैं उनको हम आज देखेंगे, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे तरंग ऊर्जा। क्या देखेंगे? तरंग ऊर्जा। ये ऊर्जा समुद्री तरंगों से उत्पन्न दबाव पर आधारित है। ऊर्जा उत्पादन करने की यह महंगी प्रणाली है। कैसी प्रणाली है? ये महंगी प्रणाली है। कैसे किया जाता है इसको, इस बात का ध्यान रखें। तरंग ऊर्जा जो होती है, जैसे कि ये समुद्र है और इस समुद्र में इस स्थान पर, किस स्थान पर? इस स्थान पर एक पाइप डाल दिया जाएगा इस प्रकार से। क्या डाल दिया जाएगा? एक पाइप डाल दिया जाएगा इस प्रकार से। समुद्र के अंदर पास में से एक पाइप डाल दिया जाएगा। अब इस पाइप के ऊपर भी पानी चलेगा, पाइप के नीचे भी पानी चलेगा और इसके अंदर जो है, ध्यान से समझना मेरी बात को, फिर से देखिएगा यहाँ पे, ये समुद्र है। ये क्या है? समुद्र है। ठीक है, ये पानी पानी हो रखा है यहाँ पे, ये समुद्र है पूरा। ये क्या है? समुद्र। ठीक इसी प्रकार से। ठीक है, अभी समुद्र में हम क्या करने वाले हैं? इस समुद्र में हम यहाँ से, कहाँ से? यहाँ से एक पाइप डालेंगे इस प्रकार से। इस प्रकार से गोल गोल नुमा पाइप है। कैसा पाइप है ये? गोल गोल नुमा इस प्रकार का ये पाइप है। ये क्या है भाई? पाइप है। क्या है ये? पाइप है। और इसके अंदर देखिए क्या कर रहे हैं हम इसके अंदर। इसके अंदर इस स्थान पर, किस स्थान पर? इस स्थान पर हम एक चीज लगा रहे हैं और उसका नाम आपको याद रखना है कि वो क्या चीज है। यहाँ इस स्थान पर, इस जगह हम लगा रहे हैं टरबाइन। क्या लगा रहे हैं? टरबाइन। अब आप कहेंगे टरबाइन क्या होता है? तो ये मान लो कि पंखा होता है घूमने वाला। क्या होता है? घूमने वाला। उसके पीछे मोटर वगैरह लगी रहती है यहाँ पे, और मोटर वोटर लग के यहाँ से विद्युत बनेगी। अब पानी ऊपर भी जाएगा इस प्रकार से, पानी पाइप के नीचे भी जाएगा और पानी पाइप के अंदर भी जाएगा। जैसे ही पानी अंदर जाएगा टरबाइन घूमेगा। क्या करेगा? टरबाइन
टरबाइन घूमना शुरू कर देता है पाइप के अंदर और पानी का आना जाना उसके आसपास से ऊपर नीचे से दाब बना रहता है पानी का, और इस प्रकार से एक विद्युत उत्पादित की जाती है, एक बिजली उत्पादित की जाती है, एक ऊर्जा एनर्जी, एक तरंग जो है वो निकलती है और उसे ही हम तरंगीय ऊर्जा कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? तरंगीय ऊर्जा। परिभाषा तो आपको कुछ अलग सी दिखेगी, लेकिन समझना आपको इस डायग्राम से है कि यहां से जो टरबाइन है उससे ही तरंग ऊर्जा बनेगी। सारा खेल, सारी ऊर्जाएं जो पढ़ने वाले हैं अधिकतर में सारा ही खेल टरबाइन का है। टरबाइन पंखा होता है, बहुत बड़े बड़े पंखे होते हैं। हमारे घर में जो रेलवे स्टेशन में किसी ने पंखे देखे हैं, पुराने जमाने का कोई रेलवे स्टेशन है अंग्रेजों का टाइम, तो बड़े बड़े पंखे रहते हैं, उनसे भी बड़े होते हैं। आप में से कोई राजस्थान जैसलमेर गया हो तो वहां पवन ऊर्जा के जो टरबाइन लगे हुए बड़े बड़े फैन, सीकर जीण माता अगर कोई गया हो वहां भी उसने देखे बड़े बड़े टरबाइन, बड़े बड़े पंखे लग रखे होते हैं। और पवन ऊर्जा में वो हवा से घूमते हैं, तरंग ऊर्जा की बात नहीं कर रहा हूं, पवन ऊर्जा में हवा से घूमते हैं। अब वो हवा से घूमेगा तो एनर्जी बनाएगा, एनर्जी यानी ऊर्जा बनाएगा, तो वो पवन ऊर्जा हो जाती है। ठीक वैसे ही पानी में घूमेगा और ये पानी की तरंगों के साथ तरंग ऊर्जा बना रहा है, इसलिए इसका नाम है तरंग ऊर्जा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? पहला बिल्कुल आ गया। देखो नाभिकीय ऊर्जा हमने पढ़ा है, नाभिकीय ऊर्जा के अंदर हमने ये देखा कि नाभिकीय ऊर्जा परमाणु पर टिकी है। किस पर टिकी है? परमाणु पर। जबकि उसके बाद यूरेनियम और थोरियम उसके अंदर काम करते हैं। सौर ऊर्जा में हमने देखा कि सूर्य की किरणें जो होती है उससे लाइट बनाई जाती है, उससे ऊर्जा बनाई जाती है। लेकिन तरंग ऊर्जा के अंदर समुद्र के अंदर पाइप डाल दिया जाता है, फेंका नहीं जा रहा है, उसको लंबा किया जा रहा है, और जो पानी घुस रहा है ऊपर से नीचे से दाब लग रहा है पाइप के ऊपर, अंदर भी पानी जा रहा है और टरबाइन घूम रहा है और लाइट बन रही है, इसे तरंग ऊर्जा कह रहे हैं। ऐसा कहां होता है? ऐसा कहां होता है? तो समझते हैं इसको पूरे को। ये ऊर्जा समुद्री तरंगों से, बताओ समुद्र कहां में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये समुद्र के अंदर है या नहीं है? ये पूरा का पूरा क्या था भाई? समुद्र था। क्या था ये पूरा का पूरा जो आपको दिखाई दे रहा है ये समुद्र है, ये पाइप है और यहाँ टरबाइन है, यहाँ मोटर से बिजली बनाई जाएगी। तो उत्पन्न दबाव जो होता है इस पाइप पर, इधर से भी दबाव लग रहा है पानी का, इधर से भी और इधर से भी दबाव लग रहा है, दबाव पर आधारित है। ऊर्जा उत्पन्न करने की ये महंगी प्रणाली है, बहुत खर्चा आता है इसमें। क्या आता है? बहुत खर्चा। सबसे सस्ता कौन सा पड़ेगा? पवन ऊर्जा। हवा के अंदर टरबाइन लगा दो, लास्ट में देखने वाले हम पवन ऊर्जा को। हवा के अंदर टरबाइन लगा दो, टरबाइन चलते रहेंगे, अपना काम होता रहेगा। तो सबसे सस्ता पड़ता है पवन ऊर्जा जो होता है, लेकिन ये बहुत महंगा पड़ता है। कौन? वेव एनर्जी यानी महंगी प्रणाली तरंग ऊर्जा है। कौन सी है भाई? तरंग ऊर्जा। और क्या खास बात है तरंग ऊर्जा की? तरंगों से ऊर्जा उत्पन्न करने का सबसे पहला जो अभियान चला गया, सबसे पहले जो संयंत्र, मतलब ऐसी मशीन और ऐसे पाइप वगैरह, ये सिस्टम सबसे पहले कहाँ लगाया गया था? तो ऊर्जा उत्पन्न करने की ये जो प्रणाली है इसका पहला सिस्टम या पहली मशीन या पहला पाइप डाला गया या पहली बार इसका प्रयास किया गया, वो जगह थी विजिगम। कौन सी जगह थी? विजिगम। कौन सी जगह थी? विजिगम। तिरुवनंतपुरम की है। कहाँ की है? तिरुवनंतपुरम, केरल में। कहाँ है? तिरुअनंतपुरम। कहाँ है? तिरुअनंतपुरम है इसका पूरा नाम। ये केरल में, और केरल के अंदर एक विजिगम जगह है, वहां पे जो है तरंग ऊर्जा का पहला संयंत्र लगाया गया। पक्का याद रख लेना कौन सी जगह है? विजिगम, है ना? तिरुअनंतपुरम केरल में लगाया गया है। इसके अलावा निकोबार, अंडमान निकोबार में मूस पॉइंट पड़ता है। कौन सा पॉइंट पड़ता है? मूस पॉइंट पड़ता है। वे केरल के धनगेसरी स्थान पर भी ऐसा तरंग ऊर्जा का संयंत्र लगाया गया। देखो सबसे पहले आपको विजिगम याद रखना है। क्या याद रखना है? विजिगम याद रखना है। दूसरा मूस पॉइंट याद रखना है। तीसरा धनगेसरी याद रखना है। क्या याद रखना है? धनगेसरी। VMD क्या याद रखना है? VMD भाई, VMD। V फॉर विजिगम, M फॉर मूस पॉइंट और D फॉर धनगेसरी। D फॉर धनगेसरी। जो तरंग ऊर्जा है पाइप के माध्यम से टरबाइन के घूमने से, दाब लगने से, तरंगों के दाब से एक ऊर्जा बनती है, तरंग ऊर्जा कहलाती है। सबसे पहले तिरुवनंतपुरम केरल में प्रयास शुरू हुआ, उसके बाद जो मूस पॉइंट है अंडमान में, और केरल में एक और जगह है धनगेसरी। 3 जगह ये ऊर्जा हमें देखने को मिलती है। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जिसको इसमें कोई डाउट है क्या डाउट? बिल्कुल भी नहीं है। आगे बढ़े। तरंग के बाद आप सब जानते हैं जवारी
जवारिये, कौन सी आएगी? जवारिये ऊर्जा। इसमें भी हम लेंगे एक बड़ा सा पाइप। क्या लेंगे? बड़ा सा पाइप लेंगे भाई। क्या लेंगे? बहुत बड़ा पाइप लेंगे। अब सर आप कहेंगे कि सर फर्क क्या है फिर इसमें? इसमें भी पाइप, इसमें भी समुद्र ले रहे हैं आप, उसमें भी समुद्र ले रहे हैं, बहुत फर्क है लाडले। अभी हम समझाते हैं आपको, अभी हम समझाते हैं आपको, आपका सारा डाउट हम निकालते हैं। इसमें टरबाइन जो है वो यहां लगाया जाएगा। कहां लगाया जाएगा? इस जगह पंखे को घुमाया जाएगा। किस जगह घुमाया जाएगा? इस जगह। अब समुद्र यहां है, पंखा वहां घुमाया जा रहा है। इतना क्या दिमाग दौड़ा रहे हो वैज्ञानिकों, इसका क्या फायदा है? तब वैज्ञानिक महोदय बोले, कौन बोले? वैज्ञानिक बोले रहे, रुको बावड़ों, हम जहांगीर बाबा को जानते हैं ना, जिन्होंने सौर ऊर्जा दी थी, हम भी उनसे कम नहीं है, वैज्ञानिक बोले। और हम भी आपको जवारी ऊर्जा का पता लगवाते हैं। किसका पता लगवाते हैं? जवारी ऊर्जा का। कि भाई साहब बता दो क्या है जवारी ऊर्जा। आपने इतना दूर टरबाइन लगाया, तरंगी ऊर्जा में हम समझ गए थे, आपने पाइप लगाया, जब तक हमें समझ में नहीं आया, हमें लगा समुद्र से पानी लिया जाएगा, लेकिन आपने अंदर पंखा लगा दिया। जब हमने सोचा यार ये क्या हो रहा है, लेकिन दोनों तरफ से दाब पड़ा और पंखा अंदर से चला, तो जो डोरी थी, लाइन थी, जो एक लाइन से एक डोरी, जो बिजली का तार होता है वो लगाया गया, उसमें ऊर्जा संचालित होने लगी और धीरे धीरे जो है ऊर्जा का एक तरंग ऊर्जा रूप देखने को आया। लेकिन आप अब ये क्या कर रहे हो कि दूर में एक टरबाइन लगा रहे हो, तो क्या होता है, एक चीज अगर आप में से किसी ने सुनी और 11th में पढ़ा है, तो हमने एक चीज पढ़ी थी, जवार भाटा। जवार भाटा, मैंने 11th में इस शब्द को इतना बोला है जितना मानव भूगोल में स्थानांतरित कृषि को बोला है। स्थानांतरित कृषि शायद ही कोई 12th का बच्चा है जिसको नहीं आती है, तो 11th में जो पढ़ा हुआ बच्चा ऐसा कोई भी नहीं है जिसको जवार भाटा का पता नहीं है। कैसे? देखो, जवार का मतलब होता है समुद्रों की लहरें जो होती है, समुद्रों का पानी जो होता है। ध्यान से सुनना, एक किसी भी व्यक्ति को बता देना, कट करते ही समझ में आ जाएगा, नॉर्मल तरीके से हम समझते हैं इसको। जवार भाटा क्या है? समुद्र की लहरें या समुद्र का पानी उठकर ऊपर की तरफ जाता है, जवार है। लौटकर पुणे आता है, भाटा है। समुद्र की लहरें, कभी किसी झील के पास भी खड़े अगर आप हुए हैं, तो झील का पानी शाम के समय तेज हवाएं चलती है, तो पास में जो किनारा होता है वहां जो व्यक्ति खड़ा होता है उसको भिगो देता है, क्योंकि उछल कर वहां आता है पानी। कहां आता है? उछल कर वहां तक आता है। तो समुद्रों महासागरों का पानी कितना जाता होगा, आप सोचिए कि कितनी दूर तक जाता होगा। तो वहां अगर टरबाइन लगा देते हैं तो ये पानी की जो लहर है, जब ये जवार बनेगी, क्या बनेगी? जवार, तो टरबाइन से टकराएगी। टकराएगी कि नहीं टकराएगी टरबाइन से? बिल्कुल टकराएगी। क्या बनेगी ये? जब ये जवार बनेगी, जवार बनेगी यहां से, जवार का मतलब टकराता हुआ पानी इससे टकराएगा, जब वापस लौटेगा तब ये भाटा कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? भाटा। पानी वापस लौटेगा तब भी इस टरबाइन से टकराएगा। पानी जाते हुए टरबाइन से टकराया, पानी आते हुए टरबाइन से टकराया, दोनों ओर से पानी टकरा रहा है तो टरबाइन घूम रहा है, और घूमने से जो वायर है उसमें मोटर से लगी हुई है और उसमें लाइट संचालित हो रही है। क्या संचालित हो रही है? और उसे हम कहेंगे जवार भाटे के कारण जवार ये ऊर्जा, और वो तरंगों के कारण तरंगी ऊर्जा थी, जबकि जवार भाटा के कारण जवारी ऊर्जा है। सौर ऊर्जा सूर्य के कारण सौर ऊर्जा कहलाती है, नाभिकीय ऊर्जा परमाणु के कारण नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। अभी भी कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया? तो ये क्या है? जवारी ऊर्जा। कहां है? जैसे जो हमारी लास्ट की जो ऊर्जा थी तरंग ऊर्जा, वो 3 जगह हमें देखने को मिल रही थी। वैसे यह भी कई क्षेत्रों में होगी, लेकिन शर्त यह है कि ये क्षेत्र समुद्रों के आसपास ही होंगे। इसका मतलब अधिकतर दक्षिण में होंगे, क्योंकि भारत का तटीय क्षेत्र ही दक्षिण में है, इसीलिए तो भारत तटीय कहलाता है, भारत प्रायद्वीपीय कहलाता है। तो अधिकतर ये चीजें दक्षिण में होगी। उसमें आपने देखा केरल दक्षिण में था, तो इसका क्षेत्र भी इधर ही होगा, ठीक है ना, तट के आसपास होगा। तो यहां से मान लो गुजरात शुरू होता है, इधर से ये क्षेत्र पश्चिम बंगाल वाले शुरू होते हैं, तो ये तटों पर होगा। जो कुछ भी होगा इसके अंदर, जितनी भी ऊर्जाएं हम देख रहे हैं, जो कुछ भी हम देख रहे हैं, जितने भी तट इसके अंदर होंगे वो हमेशा दक्षिण हिस्से में होंगे। किस तरफ होंगे? दक्षिण हिस्से में। बताओ ये बात किस किस के समझ में आ रही है कि दक्षिण हिस्से में क्यों होंगे? क्योंकि तट दक्षिण हिस्से में होते हैं। भारत के ऊपरी क्षेत्र में तट थोड़ी है, बिल्कुल भी नहीं है। आपने सुना क्या? पाकिस्तान हमसे, नेपाल हमसे, चाइना हमसे, म्यांमार हमसे, म्यांमार तो बनाता है कि भूटान हमसे, नेपाल हमसे क्या जलीय सीमा बनाता है? कतई ही नहीं।
वो हमसे स्थलीय यानी जमीनी सीमा बनाते हैं तो वहां तट हो ही नहीं सकता। तट वहां होगा जब पानी से सीमा बनाते हैं। जैसे श्रीलंका हमसे तटीय सीमा बनाता है तो देखिए कहां कहां होंगे ये उत्पादन किया जाता है। तो ये पहला तो आपकी समझ में आ गया। अत्यधिक जमारीय विस्तार वाले तटीय क्षेत्रों में, जमारीय विस्तार का मतलब है जहां पानी उछल कूद कर रहा हो। जमारीय विस्तार का मतलब क्या है? जहां पानी उछल कूद कर रहा हो। क्या कर रहा हो? उछल कूद कर रहा हो, उनमें जमारीय बल देखने को मिलता है। उपयोग विद्युत उत्पादन हेतु किया जाता है, यानी जमारीय का विद्युत उत्पादन कर देते हैं, उस पानी में टरबाइन घुमा देते हैं। सारा खेल किसका है? उस पंखे का, जिसको टरबाइन कहते हैं। भारत के पश्चिम तट देखो, आया तट, गुजरात, कच्छ की खाड़ी, ये खाड़ियां वाड़ियां सब तटों पे होती है। नाम याद रखना है गुजरात, ये राशि गुजरात, मैंने पहले ही बता दिया गुजरात में होगा। तट होगा नहीं होगा गुजरात में, तट शुरू ही गुजरात से होता है, भारत में दक्षिण की ओर चलते हैं तो। कांडला तट, ये कांडला बंदरगाह बहुत प्रसिद्ध बंदरगाह है। बंदरगाह का मतलब क्या है? बंदरगाह का मतलब होता है पतन। बंदरगाह का मतलब क्या होता है? पतन। अब आप कहेंगे सर पतन क्या है? पतन का मतलब होता है जहां नावें रुकती है, जैसे बस रुकती है बस स्टैंड, रेल रुकती है रेलवे स्टेशन, ऑटो रुकता है ऑटो स्टैंड, वैसे ही जहां नावें रुकती है वो नाव स्टैंड नहीं कहलाता है, वो पतन या बंदरगाह या पोताश्रय कहलाता है। क्या कहलाता है? पोताश्रय कहलाता है। तो या हम क्या देख रहे हैं कि जवारीय जो ऊर्जा है वो जवार भाटा की देन है, वो तटों पर होगी इसलिए गुजरात में होगी। गुजरात में कांडला बंदरगाह है इसलिए कांडला बंदरगाह पर होगी। और इसने क्या लिखा? कच्छ की खाड़ी गुजरात के आसपास है। सारा खेल ही जवारी ऊर्जा गुजरात का है। किसका है? जवारी ऊर्जा, सारा ही खेल किसका है भाई? गुजरात का है। ठीक है, और इसमें क्या खास बात है? खंबात की खाड़ी तथा पूर्वी तट में सुंदरवन का डेल्टा नाम अगर आपने सुना है, पश्चिम बंगाल में जहां बड़ी बड़ी नदियां मिलती है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। भारत का सुंदरवन डेल्टा भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। 3-4 नदियां आके मिलती है वहां पे। डेल्टा का मतलब होता है ऐसा क्षेत्र जहां नदियां धीमी हो जाती है और एक उपजाऊपन वाला क्षेत्र बन जाता है, वो डेल्टा कहलाता है। मैंने आपको पढ़ा रखा है 11th में, फिर भी बताना पड़ रहा है आप लोगों को। जवारी ऊर्जा की बात हम कर रहे हैं, तटों पर होगी, कांडला बंदरगाह पर होगी, गुजरात में होगी, कच्छ की खाड़ी में होगी, और हमेशा जहां तरंगे पानी की लहरें, तरंगे नहीं पानी की लहरें टरबाइन से टकराकर वापस आएगी, जवार भाटा बनेगा, जवारी ऊर्जा होगी। जबकि तरंगी ऊर्जा हम पूरी तरह से पढ़ चुके हैं। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में होगी। जवारी ऊर्जा में 2 जगह, गुजरात और पश्चिम बंगाल। गुजरात के पास ही पड़ता है कांडला बंदरगाह, गुजरात के पास ही पड़ता है कच्छ का रण, जिसे कच्छ रण मतलब घाटी, उसको खाड़ी कहते हैं हम, तो कच्छ की खाड़ी इसको बोल देते हैं। पश्चिम बंगाल जवारी ऊर्जा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो पश्चिम बंगाल में तो जवारी ऊर्जा का पार ही नहीं है। ये जी पश्चिम बंगाल क्यों लोड लेते हो जी, फालतू में टेंशन लेते रहते हो, है ना। उस तरफ के तट से शुरू हुए तो गुजरात आया भाई साहब, और इस तट से पूर्वी वाले से शुरू हुए तो पश्चिम बंगाल आया। पश्चिम तट से शुरू हुए तो गुजरात आया, पूर्वी तट की ओर चले तो पश्चिम बंगाल आया। दोनों तटों की बात ही तो करना है किसमें? जवारी ऊर्जा में। किसमें करना है? जवारी ऊर्जा में। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। भारत में जवारी ऊर्जा से विद्युत उत्पादन की कुल संभावित क्षमता लगभग 9000 मेगावाट है। कितनी है? 9000 मेगावाट जो है जवारी ऊर्जा भारत में उत्पादित की जा सकती है। तो देखो ऊर्जा के कुछ तो ढूंढना पड़ेगा। जब हम जानते हैं कि प्राकृतिक गैस एक दिन खत्म हो जाएगी, जब हम जानते हैं कि खनिज तेल एक दिन खत्म हो जाएगा, जब हम जानते हैं कि कार्बन वाला कोयला जो एंथ्रेसाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट और पिट के रूप में होता है एक दिन खत्म हो जाएगा, जब हम इतनी चीजें जानते हैं तो हम नई चीजें तो बनाएंगे ना। तो नई चीजें जो हम बनाएंगे वो आपके सामने है। नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, जवारी ऊर्जा, 4 हम पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। तो उसमें 3 तरंग में आपको जगह याद रखनी है। इसमें गुजरात और बंगाल का नाम याद रखना है, गुजरात का क्षेत्र और बंगाल का क्षेत्र। आगे पढ़ते हैं। बताओ कौन सी आएगी? आप खुद बताइए। भूतापीय ऊर्जा। भाई साहब जमीन से भी हम बिजली बनाने लग गए, कितने खतरनाक लोग हैं हम। कहां से? जमीन के अंदर से। भाई साहब कैसे निकालोगे? ध्यान से समझो मेरी बात को, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। ये जो धुआं धुआं आपको दिखाई दे रहा है, ये जो धुआं धुआं आपको दिखाई दे रहा है, ये बबल्स धुएं के आपको जो दिखाई दे रहे हैं,
क्यों निकल रहे हैं, ऐसी क्या ऊर्जा बनाने में लग गए हम, ऐसी क्या एनर्जी रिसर्च करने में लग गए हम। तरंग हमें समझ में आ चुकी थी, सौर हमें समझ में आ चुकी थी, नाभिकीय हमें समझ में आ चुकी थी, लेकिन ये जो बात है भूतापीय ऊर्जा, तो ध्यान से समझिए। यहां हम जब पढ़ते हैं तो अंडमान निकोबार इस तरफ आ जाता है और बंगाल की खाड़ी जो है वो भी इस तरफ आ जाती है, और यहाँ है आपका अरब सागर। यहाँ क्या है, अरब सागर। लक्षद्वीप वगैरह आपके सारे यहाँ है, जबकि इस अरब सागर में, किसमें, इस अरब सागर में जब हम आगे बढ़ते हैं, इससे इस तरफ आ जाते हैं तो यहाँ बंगाल की खाड़ी आ जाती है। क्या आ जाती है, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी आ जाती है, और इस बंगाल की खाड़ी में हम देखते हैं कि यहाँ एक बैरन ज्वालामुखी है, जिसका नाम बैरन इसलिए है, बड़ी खतरनाक है ना, याद करने के लिए ऐसा कहा जाता है। यहाँ है बैरन ज्वालामुखी, क्या है, जो भारत की सबसे बड़ी ज्वालामुखी है। तो हम समझते हैं कि ये ज्वालामुखी होती क्या है, ये ज्वालामुखी होती क्या है, क्योंकि बिना ज्वालामुखी को पढ़े हम नहीं समझ पाएंगे किसको भाई, भूतापीय ऊर्जा को। तो इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वो हमारी प्यारी सी है ज्वालामुखी। कौन है हमारी, ज्वालामुखी। तो किसको समझना है, ज्वालामुखी को, ठीक है ना। इसको हटा ही देते हैं थोड़ा सा बीच में से, बार बार ऑल इरेज कर देता हूँ, ठीक है ना। अब आप समझ लेंगे आराम से, पूरा गिच्चड़ पिच्चड़ हो जाता है ना, ऐसा ही होता है ना, ठीक है। समझिए इस चीज को, जैसे ये धरातलीय स्थान है, और आप सब जानते हैं कि पृथ्वी जो है ये नीचे से पृथ्वी है पूरी की पूरी, ये हमारी पृथ्वी है, और ये पृथ्वी का धरातल रूप है। कौन सा रूप है, धरातल। कौन सा रूप है, धरातल। अब अंदर से पृथ्वी, आप सब जानते हैं कि अंदर से पृथ्वी जो है वो गर्म है। कैसी है भाई, गर्म है। इस बात का ध्यान रखें, पृथ्वी अंदर से गर्म है। दूसरी बात, अंदर से पृथ्वी तरल है। कैसी है भाई, तरल है, गर्म भी है और लिक्विड फॉर्म में भी है। गर्म भी और तरल भी है, दोनों रूप देखने को मिलते हैं। अब यहां से गर्मी के कारण कभी कभी ऐसा होता है कि यहां से जो गर्म पदार्थ है वो एक छेद बना लेता है। क्या बना लेता है, एक छेद बना लेता है, और एक छेद बनाकर ये बाहर आने लग जाता है। क्या करने लग जाता है, ये बाहर आने लग जाता है। जब ये बाहर आता है, जब इस चीज को हम कहते हैं मैग्मा। क्या कहते हैं, मैग्मा। और जब बाहर आता है, जब तक ये तरल फॉर्म में, किस फॉर्म में है, तरल फॉर्म में जब तक ये है, तब तक इसको हम क्या कहेंगे, मैग्मा कहेंगे। लेकिन जैसे ही ये लावा बन जाता है, क्या बन जाता है, लावा, तो कुछ ठोस रूप, या जिसको हम ठंडा रूप कह सकते हैं, और इसको हम गर्म रूप कह सकते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं, गर्म। जैसे ये ठंडा हो जाता है, क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, तरल पदार्थ और गर्म पदार्थ बाहर निकलता है, पृथ्वी के अंदर छेद करके, अंदर से आग निकल रही है, इसलिए ज्वाला निकल रही है। छेद कर रही है मतलब मुख बना रही है, अंदर की आग मतलब अंदर की ज्वाला, छेद करके यानी मुख बना के ज्वालामुखी, मुख बना रही है। आग है ज्वाला, ज्वालामुखी कहलाती है। जो लिक्विड निकला है उसको हम लावा कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, जो ठंडा हो जाता है तो वो लावा है, और जब तक वो गर्म है तब तक मैग्मा है। जब तक क्या है, मैग्मा। जब ये गर्म था, क्या कहानी में मोड़ आया, जब ये गर्म था तो भयंकर भाप थी इसके अंदर, और उस भाप के प्रयोग से हम एक ऊर्जा बना देते हैं, एक लाइट का, विद्युत का संचालित रूप बना देते हैं, वो आपकी भूतापीय ऊर्जा है। देखो, पृथ्वी के गर्भ से बनाई जाती है। कौन निकला पृथ्वी के गर्भ से, खनिजों से बनाई गई नहीं, कोयले से बनाई गई नहीं। कोयले से मीथेन गैस बना सकते हो आप, भूतापीय ऊर्जा नहीं बना सकते। तो किससे बनाई गई, इसी से, मैग्मा और लावा से। तो देखिए, इसको समझिए अच्छे से। भूतापीय ऊर्जा प्रणाली के अंतर्गत भूगर्भिक ताप जल की अभिक्रिया से उत्पन्न गर्म जो वाष्प है के द्वारा ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। गर्म वाष्प कौन सी थी, सोचो। ये जो मैग्मा निकला था, ये गर्म था कि नहीं था, इससे भाप निकल रही थी कि नहीं निकल रही थी। ये मैग्मा कहां से आया, भूगर्भ से। भू यानी पृथ्वी, गर्भ यानी पेट से, तो पृथ्वी के पेट से आया। जल की अभिक्रिया से उत्पन्न हुआ और द्वारा ऊर्जा का उत्पादन हो गया। ये चीज हम समझ गए। ऐसा कहां होता है भाई, ऐसा
कहाँ होता है? जवारी ऊर्जा जवार भाटा के रूप में टरबाइन से टकरा के जवार भाटा बन रहा था, तो टरबाइन के कारण बिजली बन रही थी। ऐसा तटों पे गुजरात, कांडला और कच्छ के क्षेत्र, रण के क्षेत्र में और इसके अलावा पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में हो रहा था। तरंगों से पाइप लगा के तरंग ऊर्जा में बिजली बनाई जा रही थी, जवारी ऊर्जा में बिजली बनाई जा रही थी। हम बात को समझ रहे थे, लेकिन भूतापीय ऊर्जा कहाँ बनाई जाएगी? बताइए, सोचिए आप। भूतापीय ऊर्जा जहां ज्वालामुखी निकलेगी वही क्षेत्र किसका होगा? भूतापीय ऊर्जा का। तो ज्वालामुखियां हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलती है। तो हिमाचल प्रदेश में एक जगह है मणिकरण। कौन सी जगह है? उसके बाद लद्दाख के अंदर एक पूंगा घाटी है। लद्दाख के अंदर कौन सी है? पूंगा घाटी है। यहाँ भूतापीय ऊर्जा उत्पादन और विकास की दिशा में प्रयास किया जा रहा है, अभी तक कर नहीं पाए हैं, है ना। इस बात का ध्यान रखना। मणिकरण, मणिकरण, मणिकरण पहला। दूसरा पूंगा घाटी, पूंगा घाटी पहला। मणिकरण हिमाचल में है और पूंगा घाटी लद्दाख में है। आपको तीनों समझ में आ जानी चाहिए। आप मेरे प्यारे लाडले बच्चे हो, आपको पक्का समझ में आ जाना चाहिए। पहली हमने पढ़ी कौन सी? तरंग। दूसरी हमने पढ़ी जवारी, तीसरी हमने पढ़ी भूतापीय। पहली में पाइप समुद्र के अंदर डाल दिया था, दूसरी में पाइप जो है उसका काम नहीं था, टरबाइन समुद्र के पास खड़ा कर दिया था, और तीसरी में तो हम जो है अंदर से जो पानी आया उसकी भाप से बिजली बना रहे हैं। क्या बात करते हो लद्दाख वालों, क्या बात करते हो हिमाचल प्रदेश वालों। सैल्यूट है आपको कि आप तो अंदर से जो आग निकल रही है उससे लाइट बना रहे हो। ये हमारी भूतापीय है। आगे देखिए, झारखंड के सूरजखंड में भी बनाई जाती है, उत्तराखंड के तपोवन में भी बनाई जाती है। लेकिन आपको दो, मणिकरण और लद्दाख वाला क्षेत्र आपको याद होना चाहिए। झारखंड में कहाँ? सूरजखंड स्थान पर। उत्तराखंड में कहाँ? तपोवन के स्थान पर मौजूदगी का पता चला है, वहां भी ये किया जाएगा। तो इसके लिए हमने एक संस्था बना दी, और संस्था जो काम करती है तो वो संस्थान के रूप में करती है। तो एक संस्थान जो हमने बनाया है पूरे देश का, मतलब राष्ट्रीय, जमीन की बातें करेगा। जमीन के अंदर से जो लावा मैग्मा निकल रहा है उस भूगर्भ यानी जमीन के पेट की बातें करेगा, उस पर रिसर्च करेगा। और ऐसा जो संस्थान है उसको हम कहेंगे राष्ट्रीय भूगर्भिक संस्थान, अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद में। कहाँ बनाया गया? हैदराबाद में। बताओ, भूतापीय ऊर्जा जो संस्थान है वो कहाँ बनाया गया है? हैदराबाद में। इसको भूतापीय नहीं कहकर राष्ट्रीय भूगर्भ की ढेर सारी चीजें, जितनी भी चीजें हैं सबके बारे में ये रिसर्च करता है। हैदराबाद का ये जो सेंटर है। आगे देखिए, जैव ऊर्जा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। जैव ऊर्जा, इसमें कुछ भी नहीं है, लोड आपको कतई नहीं लेना है। जैव ऊर्जा क्या है? जब भी आपसे पूछ ले तो सीधा सिंपल है। जैव ऊर्जा बड़ी सिंपल है। अब आप कहेंगे सर इतनी क्या सिंपल है कि आप तो बिल्कुल नर्वस ही हो रहे हो। जैव ऊर्जा जो होती है, वनस्पति जो होती है, आप जानते हैं। अब हम ये नहीं सोचते कि वनस्पति को नीचे दबा दें, हम खुद नीचे दब जाएं तो आने वाले मिलियन सालों बाद आने वाली पीढ़ियों को प्राकृतिक गैस मिलेगा, उसके नीचे खनिज तेल मिलेगा, उसके नीचे चूना पत्थर मिलेगा, उसके नीचे जल मिलेगा, उसके नीचे चट्टानें मिलेगी, और सबसे ऊपर बालू का मिट्टी बन जाएगी। ऐसे ही मिलता है ना खनिज तेल और प्राकृतिक गैस। किससे बना था? जीवों से और वनस्पति से। तो आजकल ये नहीं सोचते। आजकल जो वनस्पति है उसको खड्डा खोद दिया, गोबर डाल दिया, पानी डाल दिया, उसके अंदर तार डाल दिए, उसको अंदर से गला दिया जाता है और बायोगैस, बायोमास ऐसी गैसें बनाई जाती है जिससे लाइट के बल्ब जल जाते हैं, मतलब ऊर्जा बन जाती है। मतलब क्या बन जाती है? ऊर्जा बन जाती है। यानी कि गोबर ओबर के सड़ने से ऊर्जा बन जाती है। हमारे जो सर थे सुरेश कुमार मीणा जी सर, हमें पढ़ाया करते थे, वो जो सर थे उन्होंने यहाँ पे क्या किया, हम जब पढ़ते थे तो गांव के अंदर लाइट नहीं थी। अब आप सोच रहे हैं सर आप कौन सी पीढ़ी के पढ़े हो कि लाइट ही नहीं थी उस समय। ये सच है। जब तक मैं 10-11 में पढ़ता था उस समय तक हमारे गाँव में कई घरों में लाइटें नहीं थी। और ये मैं कोई बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, ये 2010-11-12 की बात कर रहा हूँ। अब उस समय लाइटें नहीं थी तो सर स्कूल में ही रहा करते थे, सरकारी स्कूल में, और उसी में पढ़ा के वहीं उन्होंने रूम ले रखा था। तो जो सेल होते हैं जो जल जाया करते हैं बैटरी के, उन सेलों के ऊपर वो तार लपेटते थे
उन सेलों को कप में डालते, उस कप में थोड़ा गोबर डालते, उस गोबर के अंदर सेल को रख देते, ऐसे 4 सेलों को 4 कपों में रखकर उनके अंदर गोबर भरकर पानी डाल देते। फिर एक अलग ही प्रकार का बल्ब आता था, वो सरी लाते थे और उस बल्ब में तार कनेक्ट कर देते, और जब तार कनेक्ट करते हैं तो वो गोबर जो है फिर से एक ऊर्जा जो है बायोगैस और बायोमास जैसी ऊर्जा बनाता और वो बल्ब जल उड़ता और पूरा स्कूल जगमगा जाता। यानी कि ये जो गैस है ये सर हमें दिखा के गए और समझा के गए, तो मैं आपको आज बता पा रहा हूं कि जैव ऊर्जा क्या है। बहुत आसान, बहुत सिंपल है। जैविक उत्पादों से, जैविक उत्पाद क्या हो सकता है? वनस्पति जैविक उत्पाद है। इसके अलावा और कौन सा है जैविक उत्पाद? उसके अलावा मानव खुद, जीव खुद जो है वो दोनों, ये सब वनस्पति और जीव जो है वो जैविक उत्पाद है। इनसे ऊर्जा कैसे प्राप्त की जा सकती है? प्राप्त ऊर्जा को जैव ऊर्जा कहते हैं। यानी इनसे जो ऊर्जा मिलेगी वो कहलाएगी। इनका मतलब अगर मान लो पशु है, उसके गोबर को, वनस्पति को, सबको सड़ा दो, गला दो। अब जीवों को तो यहाँ बड़े जीवों को नहीं डाला जाएगा, छोटे जो जीव होते हैं उसको काम में लिया जा सकता है। इसमें देखो ये कितना बड़ा कारखाना लगा रखा है इन्होंने, है ना। तो ये बायोमास, बायोगैस जैसी चीजें होती है। इसमें कृषि अवशेष, इसमें क्या है? कृषि अवशेष। धान की भूसी डाल दी आपने, धान जो होता, चारा जो होता है, चावल का घास फूस होता है, गेहूं का घास फूस होता है, बाजरे का घास फूस होता है, वो सब इसके अंदर डाल दिया आपने खड्डे में। गन्ने की खोई, गन्ना जो होता है उसके छिलके, गन्ना तो पूरा आप चूस लेते हैं रस, तो जो छिलके होते हैं उनको खड्डे में डाल दो। गन्ने की भूसी डाल दो उसके अंदर। उद्योग से प्राप्त अवशिष्ट लकड़ियां, जो खराब लकड़ियां हैं वो डाल दो। शहर का जो जितना भी कूड़ा कचरा है जो भर भर के नगर निगम वाले ले जाते हैं वो सब उसमें डाल दो। अवशिष्ट पदार्थों से ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। फिर ढक्कन लगा दो, इतनी सी जगह रखो, एक तरफ से पानी डाला जा सके ताकि वो सड़ता रहे, और एक तरफ से तार डाल दो, जगमगा जाएगा पूरा क्षेत्र, बल्ब ही बल्ब जल जाएंगे। और यहाँ जो ये बना हुआ है, मुझे पक्का पूरा भरोसा है कि पूरे शहर का कूड़ा कचरा जो है यहाँ बहुत बड़ा खड्डा करके डाला गया है, इससे ऊर्जा बनाई जा सकती है। ये नए नए तरीके हैं, नई नई तकनीकी का प्रयोग किया जा रहा है। ये बढ़ता हुआ भारत है जिसमें नए नए एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। हमें पेट्रोल, गैस, कोयला, पेट्रोलियम, खनिज तेल, ये सब तो प्रकृति से परंपरागत मिल रहे थे। ये देखो, ये मानव जो कारनामे कर रहा है यही गैर परंपरागत होता है। यही क्या होता है? गैर परंपरागत। समझ गए ना? अब आप तो परंपरागत क्या होता है और गैर परंपरागत क्या होता है, तो ये दोनों चीजें आपके समझ में आ जानी चाहिए। तो ये होती है जैव ऊर्जा। समझ में आई कि नहीं आई? पक्का आ गई। अब आगे जो हम देखने वाले हैं इसी में कुछ चीजें बची हुई है। पंजाब के जलखेरी में ऐसा किया जाता है। पंजाब में आपको पता है धान वान बहुत, चावल वावल बहुत होते हैं। सबसे ज्यादा चावल बोए कहाँ जाते हैं? पश्चिम बंगाल में। जबकि क्षेत्र के कम होते हुए भी ज्यादा होते कहाँ हैं? पंजाब में। ये चीज मैंने आपको कृषि में पढ़ाई थी। जलखेरी में धान की भूसी से 10 मेगावाट विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाने का योजना है। 10 मेगावाट बिजली बना देगा ये, ठीक है ना। शहर के कचरे से बिजली उत्पन्न करने हेतु दिल्ली के ओखला एवं तिमारपुर वर्तमान में बंद में ऊर्जा संयंत्र लगाए गए। बंद कर दिए। इतना कचरा लाए कहाँ से? डाले कौन? पानी कौन डाले? सड़ाए कौन? है ना। बुदबू मारता है आसपास के 20 किलोमीटर तक, है ना, इसलिए बंद कर दिया हुआ। वर्तमान में बंद है ये। लेकिन दिल्ली में ओखला और तिमारपुर जो लगाया गया, मपलवाड़ा बाबा का कभी पता नहीं है केजरीवाल जी का कब शुरू कर दे। ओखला और तिमारपुर, ओखला और तिमारपुर, ये दोनों स्थान अभी वर्तमान में क्या है? बंद है। पहले क्या थे? चालू थे। अब आगे बात यहां तक समझ में। अब आगे देखिए हम क्या पढ़ने वाले हैं? पवन ऊर्जा। क्या पढ़ने वाले हैं? पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा में ढेर सारी चीजें हम देखने वाले हैं, तो समझते हैं पवन ऊर्जा को। पवन ऊर्जा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण इसलिए नहीं है कि ये भी एक ऊर्जा का पार्ट है। हमने ढेर सारी ऊर्जाओं की बात की है, सब अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। हमने पवन ऊर्जा से पहले सौर ऊर्जा, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा की एक खास बात अगर हम पढ़ें तो सौर ऊर्जा अपने आप में क्या है? सूर्य की किरणों से जो है वो फोटोवोल्टिक के माध्यम से लेकर अपने आप की ऊर्जा जो है वो तैयार करती है। उसके बाद सौर ऊर्जा के बाद या इससे पहले थोड़ा सा हमने नाभिकीय ऊर्जा को पढ़ा, जिसके अंदर थोरियम और क्या प्रयोग किया जा रहा था? थोरियम और यूरेनियम और इल्मेनाइट का प्रयोग किया जा रहा था, जिससे ऊर्जा पैदा की जा रही थी। इसके बाद हमने तरंग ऊर्जा को पढ़ा। तरंग ऊर्जा, तरंग ऊर्जा की खास बात क्या थी? आप सब जानते हैं कि तरंग ऊर्जा में एक समुद्र के अंदर पाइप डाला जाता था और उस पाइप से ऊर्जा प्रदान की जाती थी और उससे लाइट बनाई जाती थी। जवारी ऊर्जा पढ़ा हमने। इसमें जवार भाटा की बात हुई। किसकी बात हुई? जवार भाटा की बात हुई। जवार में पानी
जवार मतलब पानी का उठना, भाटा मतलब वापिस आना, और टरबाइन से टकरा के लाइट बन रही थी, वो जवारी ऊर्जा थी। उसके अलावा हमने भूतापीय ऊर्जा पढ़ी। भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा की महत्वपूर्ण बात यह है कि जमीन के अंदर से जो मैग्मा और लावा है उसकी उष्मा से जो है लाइट बनाई जा रही है, ये हमने देखा। इसके बाद भूतापीय के बाद अभी लेटेस्ट हमने जैव ऊर्जा के रूप में देखा, जो जीवों का या वनस्पति का रूप होती है और इसको सड़ाकर लाइट बनाई जाती है। और अब हम जो देख रहे हैं वो हमारी साहित्य मेरे हिसाब से 7 नंबर वाली है, पवन ऊर्जा। क्या है? पवन ऊर्जा। बहुत सिंपल है। अगर इसके अर्थ की बात करें, किसके अर्थ की बात कर रहे हैं? पवन ऊर्जा के अर्थ की बात करें तो यह हवा द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा निर्मित है? हवा द्वारा निर्मित। किसके द्वारा निर्मित है? हवा द्वारा निर्मित है। कुछ भी नहीं है, ये जैसलमेर में देखने को मिल रही है, राजस्थान के जैसलमेर में ये ढेर सारी ऊर्जा यहाँ प्राप्त की जाती है जैसलमेर में। इसके अलावा राजस्थान में एक और जगह है, सीकर जीण माता का मंदिर। सीकर जीण माता मंदिर, जीण माता मंदिर क्या है मैं आपको समझाता हूं और कैसे बनती है ये होता है इस प्रकार का बड़ा पंखा, इस प्रकार का। हमारे घर में जो पंखा होता है वो छोटा होता है, ये पंखा बहुत बड़ा होता है, इस प्रकार से ऐसा पंखा होता है ये, और यहां से इसको जमीन में गाड़ दिया जाता है। अब जैसे हवा चलेगी ये घूमेगा, और इसमें एक तार लगा रहता है और यहाँ एक मशीन लगी रहती है, मोटर। इसमें जो घूमेगा तो लाइट उत्पादित होगी और इसमें वो रिजर्व होती रहेगी। ये हवा से घूमता रहता है। किससे घूमता रहता है? हवा से घूमता रहता है। अब तरंग ऊर्जा में भी ऐसा ही लगाया गया था, वो पानी से घूम रहा था। जवारी ऊर्जा में भी ऐसा ही लगाया गया था, वो भी जवार भाटा के कारण पानी से घूम रहा था। तो ये ऊर्जाएं ऐसे बनाई जाती है, हवा द्वारा निर्मित होती है। पवन ऊर्जा की खास बात है कि इसमें लागत बहुत कम आती है। मैंने आपको शुरू में ही बताया था, लागत बहुत कम आती है। लागत कम आती है यानी पैसा बहुत कम खर्च होता है। फिर समय भी कम लगता है, समय कम लगता है। और महत्वपूर्ण बात, मेहनत भी कम लगती है, मेहनत कम। ये 3 चीजें इसकी महत्वपूर्ण बात है। ये क्या है? पवन ऊर्जा। बहुत आसान है, सिंपल है, इसलिए मैंने इसको जो है मौके की समझा दिया आपको कि भाई इस प्रकार से पढ़ना है। और ये चीजें मैंने आपको एक बार फिर से बता दिया है कि सौर ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, जवारी ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जैव ऊर्जा और पवन ऊर्जा क्या होती है। सातों आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि सातों जो है उस पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम खनिज तेल आदि सबसे अलग है। तो ये सब कुछ जो हमारा टॉपिक था वो पूरा ऑलमोस्ट हम पढ़ चुके हैं। अब ये जो संसाधन है इनका संरक्षण कैसे किया जाए, ये जितने भी संसाधन है इनका संरक्षण कैसे किया जाए, ये जो ऊर्जा संसाधन और खनिज संसाधन का हमारा जो चैप्टर था, इसका महत्व क्या है, इसका उपयोग कैसे किया जाए, कुछ ज्ञान की बातें जो है एक छोटा सा और स्वीट लेक्चर जो अगला हम देखेंगे उसमें करेंगे, और उसी के साथ ये चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो पवन ऊर्जा आप समझ गए, और पवन ऊर्जा भी महत्वपूर्ण है, इसको भी ढंग से आपको देखना है ताकि अच्छे से इसको कर पाए। तो ये चैप्टर जो है इसका सिर्फ एक लेक्चर रहा है जो बहुत छोटा सा होने वाला है, बाकी सारी चीजें इसकी हम पढ़ चुके हैं। बड़ी महत्वपूर्ण और बड़ी गंभीर तरीके से एक एक चीज को हमने खोल के देखा है। किसी भी बच्चे को कोई भी अभी तक भी डाउट हो तो इस लेक्चर के आने से पहले, अगला लेक्चर आने से पहले कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा, सर हमें ये समस्या आ रही है इस लेक्चर को लेके। तो मैं वो जो समस्याएं हैं वो आपके कमेंट पढ़ के जल्दी ही जो है उसका रिप्लाई मैं दे दूंगा। मिलते हैं अगले उस शानदार लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।